प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा हूं कि ईवीएम मशीन में 2019 के चोरी करके चुनाव जीता। जो पेपर ट्रेल मशीन का कागजी एविडेंस था, जो नरेंद्र मोदी की चोरी पकड़ने वाला एविडेंस था, 4 महीने में जला दिया। जलाने का हमारे पास सबूत है, तो मैं जलाने का सबूत लेके जाता हूं। ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है, सबूत के साथ सारी बातें बताई, तो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने मेरे केस में 20 अप्रैल 2017 को निर्णय दिया कि मिश्राम जी आप चिंता मत करो, मैं चोरी का बंदोबस्त करता हूं, ये पेपर ट्रेल मशीन लगाता हूं। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को स्वीकार करती है कि ईवीएम मशीन में चोरी होती है, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और चुनाव आयोग ने 13 लाख ईवीएम मशीन को हमारी वोटों की चोरी करने के लिए मैदान में उतारा। इसलिए ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। मेरे लोगों ने मुझे कहा कि चुनाव आयोग ने 5 बजे तक का समय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रात के 10 बजे तक का समय दिया। तो मुझे समझ में नहीं आता कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं मानती, क्यों नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश चुनाव आयोग को मानना चाहिए। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो अडवाणी जी विरोधी पार्टी के नेता थे, तो मनमोहन के पास गए और कहने लगे कि प्रधानमंत्री जी मेरे लोग रात के 2 बजे तक डांडिया खेलना चाहते, नाचना चाहते, ऐसे है, डांडिया खेलना चाहते। तो मैं अकेला सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट मनाही कर देगा। ऐसा करते हैं आप और हम दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और हमारे लोगों को नाचने के लिए, गाने के लिए रात के 2 बजे तक अनुमति दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दिया। और चुनाव आयोग हमारे लोगों को कहता है कि 5 बजे तक समय है। जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता तो मैं भी चुनाव आयोग की बात नहीं मानता। जब चुनाव आयोग, सुन लो, चुनाव आयोग के विरोध में मैं सुप्रीम कोर्ट गया। दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे, केस लेकर गया। और केस कौन सा था? ये ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है। ध्यान से सुन लेना। मेरे कार्यक्रम में चुनाव आयोग मेरा भाषण वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आदमी नहीं भेजता, क्योंकि उनको मालूम है कि फिर मैं चुनाव आयोग की बगैर पानी से हजामत करता हूं। सारे लोग चुनाव आयोग से डरते हैं, पार्टी वाले, और मैं बगैर पानी से उस तरह चलाते रहता हूं। तो मेरा भाषण रिकॉर्ड करने के लिए चुनाव आयोग के लोग रिकॉर्ड करने के लिए नहीं भेजते हैं। तो इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूं। दीपक मिश्रा के कोर्ट में केस लेकर गया कि ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है, सबूत के साथ सारी बातें बताई, तो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने मेरे केस में 24 अप्रैल 2017 को निर्णय दिया कि मिश्राम जी आप चिंता मत करो, मैं चोरी का बंदोबस्त करता हूं, ये पेपर ट्रेल मशीन लगाता हूं। ये मशीन चोरी करेगी तो पेपर ट्रेल मशीन चोरी पकड़ने का काम करेगी। ये बात 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया।
सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को स्वीकार करती है कि ईवीएम मशीन में चोरी होती है। ए मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का आदेश है। ए माइक में और रिकॉर्ड में कह रहा हूं, ए रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अमेरिका, यूरोप, सारी दुनिया में लोग देखते हैं, ए सोशल मीडिया में रिकॉर्ड कह रहा हूं, सबूतों के साथ बात करता हूं, बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता हूं, ठोक कर बजा कर बात करता हूं। और इसीलिए मैं कहता था ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन चोर है। और चुनाव आयोग ने 13 लाख ईवीएम मशीन को हमारी वोटों की चोरी करने के लिए मैदान में उतारा। इसलिए एक ईवीएम मशीन को एक चोर माना जाए तो 13 लाख चोरों को चुनाव आयोग ने मैदान में उतारा। इसलिए ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। और चुनाव आयोग को मैं चुनौती देता हूं कि मेरे खिलाफ केस दायर कर ले। नहीं किया, मैंने ही किया चुनाव आयोग पर केस। मेरा केस चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। चुनाव आयोग को मालूम है कि वामन मेश्राम के किसी सवाल का इसके पहले भी जवाब नहीं दे पाया और अभी भी किसी सवाल का कोई जवाब उसके पास है नहीं है, क्योंकि मैं चोरी पकड़ने का मास्टर हूं, चोरी पकड़ने का मास्टर हूं, मैं जानता हूं। अभी 2019 में नरेंद्र मोदी ने ईवीएम में चोरी करके चुनाव जीता। अब नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है कि नहीं? और प्रधानमंत्री के पास बहुत बड़ा ताकत होती कि नहीं? अगर उसने चपरासी को भी इंस्पेक्टर को टेलीफोन करने के लिए कहा तो मेरे ऊपर एफआईआर हो सकता कि नहीं? हो सकता कि नहीं? हो सकता है। प्रधानमंत्री को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना पावरफुल होता है। मगर प्रधानमंत्री के लिए बोल रहा हूं कि ईवीएम मशीन में 2019 के चोरी करके चुनाव जीता और केस मेरे पास रेडी है, लिख के तैयार है, रेडी है। सुप्रीम कोर्ट अभी ओपन नहीं हुआ है, ओपन होते ही दूसरे दिन ही डाल देता हूं। पेपर ट्रेल मशीन की, जो पेपर ट्रेल मशीन का कागजी एविडेंस था, जो नरेंद्र मोदी की चोरी पकड़ने वाला एविडेंस था, 4 महीने में जला दिया। कानून कहता था 1 साल रखना है, 4 महीने में जला दिया। जलाने का हमारे पास सबूत है तो मैं जलाने का सबूत लेके जाता हूं। जलाने का हमारे पास सबूत है, जलाने का सबूत लेके जाता हूं। तो इन लोगों का हम लोगों को बंदोबस्त करना पड़ेगा और बंदोबस्त करने के लिए ये लड़ाई है। इसलिए ये बात मैं साथियों आप लोगों को कह रहा हूं। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा परिवर्तन करने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा परिवर्तन करने के लिए बनाया गया है। क्या परिवर्तन करना है इसके बारे में कुछ समझदारी की बात आपको 2-3 बताना चाहता हूं, क्योंकि यदि आपको, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, ध्यान रखना, कोई समझदारी की बात नहीं बताता है। क्या बताता है? प्रियंका गांधी कहती है फ्री में स्कूटी दूंगी, फ्री में स्कूटी दूंगी, ये कहने से कौन सी समझदारी आती है? आती है कोई समझदारी? स्कूटी दूंगी, कोई है समझदारी की बात? अखिलेश यादव कहता है मैं 1 किलो घी दूंगा। बड़ा परिवार ऐसा लिए कई दिन में खत्म हो जाता है? और 1 किलो घी दूंगा, ऐसा कहने से समझदारी की कौन सी बात समझ में आती है कोई समझदारी की बात? कोई समझदारी की बात नहीं। मैं कुछ समझदारी की बात आपको बताना चाहता हूं। राजनीतिक नेता
आप लोगों को समझदारी की बात क्यों नहीं बताना चाहते? यह सवाल है। इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि यदि आप समझदार हो गए तो कहीं अगले चुनाव में उनको दौड़ा दौड़ा कर न मारे। उनको डर लगता है कि कहीं आप समझदार हो गए तो कहीं आप हमें दौड़ा दौड़ा कर न मारे। केशव प्रसाद मौर्य पिछले चुनाव में 2017 को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट था और अपने गांव में गया, मुख्यमंत्री पद के लिए वोट मांगा, वोट लिया। अब की बार गया उप बनाकर, क्योंकि उप बनाकर उसको चुप कर दिया तो वो तो चुप हो गया। गांव वाले चुप नहीं हुए। गांव वालों ने पूछा, तू उप बनाकर चुप क्यों हुआ, पहले ये बता। तेरे को हमने मुख्यमंत्री पद के लिए वोट दिया था, तू उप बनकर चुप हो गया, तू क्यों आया? दौड़ाया, लोगों ने उसे दौड़ा दिया। तो राजनीतिक नेता आप लोगों को समझदार नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि कहीं आप अगले चुनाव में उनको दौड़ा दौड़ा कर मारने का काम नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं समझदारी की कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो लोग सरपंच नहीं बना सकते गांव का, उन्होंने देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया। ये जो नरेंद्र मोदी है, इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय आरएसएस। प्राइम मिनिस्टर आरएसएस के ब्राह्मणों ने इसे नॉमिनेट किया है। नॉमिनेट अंग्रेजी शब्द है, बाबा साहब अम्बेडकर ने यूज किया है। इसका हिंदी अर्थ है नामधारी। न अंग्रेजी आपको समझ में आता है, न नामधारी आपको समझ में आता है। मैं देहात का आदमी होता हूं, जरा देहाती उदाहरण बताता हूं आप लोगों को। हमारी माता बहनें हैं, थोड़ा उदाहरण देना पड़ेगा तो आप माफ कर देना। गांव में शादी होती है, गांव में शादी होती है, आदमी परिचय कराता है, ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो दूसरा आदमी पूछता है कि ये कौन है? ये ऐसी रखी हुई है। ये कौन है? ये ऐसी रखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी भी ब्राह्मणों का ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री है ना। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तब तो ताली बजी ना। भाषण करने से ज्यादा समझना जरूरी है। हम लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं तो हमें अंग्रेजी में समझ में आता है, केवल हमारे अकेले के समझने से मामला बनने वाला नहीं है। हमारे भाई लोगों को भी समझना होगा, इसलिए बता रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं। और आपको ये रखा हुआ प्रधानमंत्री है और सबूत चाहिए, और देता हूं सबूत में, बगैर सबूत के बोलने का आदि नहीं हो। देखो, गधे से गधा आदमी ढूंढ लो, ऐसा होता नहीं है मगर ढूंढ लो। गधे से गधा आदमी ढूंढ लो। नरेंद्र मोदी कहता है, क्या कहता है? मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं बैकवर्ड हूं। हाँ ठीक है, बराबर है। तो नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया कि ओबीसी की, पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं करूंगा। अरे तू पिछड़े वर्ग का है भाई? हाँ? अरे तू तेल निकालने वाला है गांव में, कोलू का बैल घुमाकर। हाँ? क्या मोस्ट बैकवर्ड है, बैकवर्ड है। बैकवर्ड के ही विरोध में हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। कोई भी बैकवर्ड ऐसा स्वाभाविक रूप से कर नहीं सकता। गधे से गधे आदमी को ढूंढ लो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दो और कहो कि ये कुल्हाड़ी से तुम्हारे शरीर का बाया पैर काट दो, तो गधा से गधा आदमी क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं। गधा जरूर हो मगर इतना गधा नहीं हो कि अपने ही हाथों से अपना पैर काट दो। गधे से गधे आदमी को अगर इतना समझ में आता है तो नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आता कि अपने ही लोगों के विरोध में हलफनामा दाखिल कर दे। ये सही माना जा सकता?
नहीं माना जा सकता। फिर हलफनामा कैसे दिया? आरएसएस ने हलफनामा तैयार किया, नरेंद्र मोदी को कहा प्रधानमंत्री रहना चाहते हो कि हाँ, हलफनामा दे दो। बनाया आरएसएस ने और प्रधानमंत्री को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दे दो। हो गया ना सबूत। रखा हुआ प्रधानमंत्री, आरएसएस के ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री। डॉक्यूमेंट्री बोलता हूं, और इसीलिए वो अखबार वाले मेरी खबर नहीं छापते। बोलते वाले इतना सही अगर छाप दे तो 6 महीने में ही सारे भारत में बदलाव हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 6 महीने में ही सारे देश में बदलाव हो जाएगा। और जो सही है और सच्ची संसद जो है वजूद में आएगी। इसलिए आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी कहता है, क्या कहता है? विकास 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 विकास। साला विकास कहना बंद ही नहीं करता है, इतना विकास कहता है। हम गांव में गए, चाचा को पूछा, चाचा, ए चाचा, गांव का चाचा को, चाचा ए विकास को जानते हैं? जरूर जानते हैं, क्यों नहीं जानते? ये बताओ कौन है विकास? ये हमारे गांव में नारायण है, उसके बेटे का नाम विकास है। हमने कहा अरे चाचा, अरे नारायण के बेटे का नाम विकास नहीं पूछ रहा मैं चाचा, अरे ये मोदी के विकास का पूछ रिया मैं, ये मोदी के विकास का पूछ रिया तेरे को? अच्छा, ये मोदी का विकास का पूछा? कहा बेटा कि हम जवान थे तो आंखों से अच्छा दिखता था, अब बूढ़ऊ हो गए, इधर वाली भाषा है ना, बूढ़ऊ हो गए तो अब थोड़ा कम कम दिखता है। साला जवानी में कभी विकास नहीं देखा, न बूढ़ापे में कोई देखा, कभी साला कोई विकास हमने कहीं देखा नहीं है। कहाँ है जरा हमें दिखाओ, कहाँ है? मैंने कहा है तो मोदी को ही पूछना पड़ेगा भाई कहाँ है, क्योंकि वो डेली विकास 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 बोलते रहता है। हाँ, उसको ही पूछना पड़ेगा। और अखबार वाले, टीवी वाले साले भोपू की तरह चिल्लाते रहते हैं विकास 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 विकास, झूठी बातें छापते रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में 13 एयरपोर्ट बनाए। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है साला एयरपोर्ट का हमारे लोगों के साथ क्या संबंध है। क्योंकि जब हमको बस पकड़ना है तो रोडवेज के बस स्टैंड पर जाते हैं, रेल पकड़नी है तो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, विमान पकड़ना है तो एयरपोर्ट पर जाते हैं। यहां कितने लोग हैं भाई विमान में बैठने वाले? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो इन लोगों के लिए 13 एयरपोर्ट बनाए, एक आदमी विमान में बैठने वाला नहीं है, फिर भी हमारे लोगों का विमान के साथ क्या संबंध है थोड़ा बताता हूं। विमान जब एयरपोर्ट में उड़ता है और गांव के ऊपर आता है तो जोर से आवाज आती है। जब आवाज आती है तो चूल्हे के पास हमारा गरीब आदमी सेकता हुआ रहता है तो जोर से घर के बाहर निकलता है, आंगन में आता है, और आंगन में आने के बाद क्या करता है? अरे ओ विमान जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जहाज का जा रहा है, जा रहा है, बस। इससे ज्यादा हमारे लोगों का विमान के साथ कोनो संबंध नहीं, कोनो संबंध नहीं है ना। आपके इलाके की भाषा कोई संबंध नहीं है। कहता है 13 एयरपोर्ट बनाए, फिर कहता है हमने 1 लेन रोड का 2 लेन बनाया, 2 लेन का 4 लेन बनाया, 4 लेन का 6 लेन रोड बनाया, 6 लेन का 8 लेन रोड बनाया। हाँ भाई, ये मानना तो पड़ेगा, बनाया, सही बात है, बनाया। हाँ, ये बनाया तो सही, मगर लिखा है एक्सप्रेस हाईवे रोड पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते, घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते,
साइकिल तो बिल्कुल नहीं चला सकते, और गांधी जी की दांडी यात्रा पैदल गरीब आदमी उस पर बिल्कुल नहीं चल सकता। गरीब आदमी अगर पैदल चलना चाहे तो पैदल भी नहीं चल सकता। क्या करे? तेरे एक्सप्रेस हाईवे रोड का क्या करे? चाटे? जैसे आचार हम लोग खाना खाते के दौरान चाटते हैं ना, चाटे साले तेरा विकास जो है चाट ले। क्या करे? चाटे। ये है मॉडल विकास का नरेंद्र मोदी का, जिसका गरीबों के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।